हेलो दोस्तों, मैं अरुण सक्सेना एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं एग्जामपुर के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर टीचिंग स्कूल चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जितने भी स्टूडेंट आ चुके हैं, चंद्रमा प्रसाद जी, रिंकी जी, मानसी जी, जूही सिंह जी, गोलू मोलू जी, नीलम राजपूत जी, खुशबू मौर्य जी, प्रियंका यादव जी, सबका स्वागत है। सबका क्लास में स्वागत है। एक बार वीडियो को जल्दी से शेयर कर दीजिए जिससे कि आपका कोई साथी क्लास लेने से रह न जाए। स्टार्ट होने वाली है क्लास, फटाफट से एक बार वीडियो शेयर कर दीजिए जल्दी से जल्दी। आज भी एक धमाकेदार क्लास होने वाली है। कल आपने मेरी मैराथन क्लास ली होगी और मैराथन क्लास में आपको पता ही है क्वेश्चंस की झड़ी लग गई थी, एकदम ऊपर से बरसात हुई थी क्वेश्चंस की। और आपने देखा होगा बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन कल मैंने आपके लिए करवाया था। आज की क्लास में भी जबरदस्त फैक्ट्स, जबरदस्त क्वेश्चंस का संकलन आपको करवाऊंगा, साथ ही ट्रिक्स भी दूंगा, पर्यावरणीय पहलुओं से संबंधित किसी एक पहलू को उठाऊंगा भी, और मिसलेनियस विविध की भी आपको एक टेबल कराऊंगा। ये मेरा वायदा है आपसे, इसीलिए मैं कह रहा हूं एक बार जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए इसे, जिससे पुण्य के क्षेत्र में आप पीछे न रह सकें और ज्यादा से ज्यादा लोगों का भला करने में आप सहभागी बने। जल्दी से जल्दी शेयर करिए फटाफट से। चलते हैं। आज का जो टॉपिक है थंबनेल में आपने देख लिया होगा, भारत का भौतिक विभाजन। भारत के विभाजन की चर्चा करनी है। कल हमने भारत की सामान्य जानकारी की पूरी चर्चा की थी। जो जो क्वेश्चंस वहां से बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चंस बताए थे। आज एक दो करंट के पहलुओं को भी भारत की सामान्य जानकारी से जोड़ के हम आपको बताएंगे, लेकिन वो बीच में बताएंगे जिससे कि टॉपिक में मजेदारी बनी रहे। चलते हैं। देखिए, भारत का भौतिक विभाजन, फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। हम आज बात करने वाले फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के भौतिक विभाजन की। भारत का भौतिक विभाजन, भारत का भौतिक विभाजन। उम्मीद करता हूं आपको दिखाई दे रहा होगा और मेरी आवाज भी आपको अच्छी तरीके से सुनाई दे रही होगी। रूबी शर्मा जी कह रही हैं जी सर सब कुछ सुनाई दे रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ते हुए अब हमें चर्चा करनी है कि भारत को कितने प्राकृतिक विभागों में बांटा जा सकता है, यानी कि भारत को कितने नेचुरल डिविजन्स में डिवाइड करके देखा जा सकता है। इस चीज की हमको चर्चा करनी है। और इस चीज की चर्चा करने के लिए सीधे चलते हैं मैप की ओर फटाफट से। देखिए, ये इंडिया फिजिकल का मैप आपके सामने है। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इसको। सबसे पहले आपको दिखाएंगे ये भारत का मैप, भारत का नक्शा आपके सामने। उम्मीद करता हूं आपको अच्छी तरीके से दिखाई दे रहा होगा। और इस नक्शे में आप जरा देखिए एक बार, भारत को जितने भी प्राकृतिक विभागों में बांटकर देखा जा सकता है वो सभी प्राकृतिक विभाग यहां पर आपके सामने नजर आ रहे हैं। देखिए, भारत को जिन प्राकृतिक विभागों में बांटकर देखा जा सकता है उन प्राकृतिक विभागों में से पहला प्राकृतिक विभाग आपको यहां पर दिखाई दे रहा है। ऊपर वाला जो क्षेत्र है, ये वाला देखिए, ये वाला जो क्षेत्र है आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा। और ये वाला क्षेत्र उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। और जैसा कि आप जानते हैं कि भारत के उत्तर में क्या है? हिमालय पर्वत की मौजूदगी है। मैं यहां पर आपको एक पूरे जितने भी प्राकृतिक विभागों में भारत को बांटकर देखा जा सकता है उन सभी प्राकृतिक विभागों के बारे में संक्षिप्त जानकारी दे रहा हूं। उसके बाद एक एक प्राकृतिक विभाग को, नक्शे को पूरा जूम करके आपको एक एक प्राकृतिक विभाग को डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन करूंगा। यूपी टेट, सुपर टेट परीक्षा में इस सेक्शन से कोई भी क्वेश्चन छूटे न, ये मेरी जिम्मेदारी है, मेरा कर्तव्य है। बस आपका कर्तव्य ये है कि वीडियो को अंत तक देखते रहें। चलें तो देखिए, सबसे उत्तर में उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र है, यानी कि हिमालय पर्वत की मौजूदगी है। और हिमालय पर्वत के बारे में आप जानते हैं ये विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। क्या है? विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा? हिमालय पर्वत है।
इसके बाद एक क्वेश्चन आता है विश्व का सबसे लंबा पर्वत कौन सा है, तो आप आंसर लगाते हैं एंडीज। लेकिन अगर क्वेश्चन आए कि वेस्ट टू ईस्ट एक्सपेंशन वाला, पश्चिम से पूर्व विस्तार वाला सबसे लंबा पर्वत कौन सा है, तो आप आंसर क्या लगाएंगे, हिमालय। यानी कि हिमालय विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत भी है और पश्चिम से पूर्व देखिए, पश्चिम से पूर्व विस्तार वाला सबसे लंबा पर्वत भी हिमालय ही है। और हिमालय पर्वत भारत के सबसे उत्तर में मौजूद है। इस हिमालय पर्वत के बाद जो सेक्शन आपको दिखाई दे रहा है वो देखिए, ये वाला क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है हरे हरे कलर से जो ट्रेस्ड है, और ये संपूर्ण क्षेत्र जो हरे कलर से आपको यहाँ पे ट्रेस किया गया है, जो दिखाई दे रहा है, ये आपका उत्तर का विशाल मैदान है। क्या है, उत्तर का विशाल मैदान। क्या है ये, उत्तर का विशाल मैदान है। ये पूरा के पूरा क्षेत्र उत्तर का विशाल मैदान, देखिए ये रहा, ये उत्तर का विशाल मैदान, और ये भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक विभाग भी है। आपको पता होगा जैसा कि ये वाला क्षेत्र गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी तथा उनकी सहायक नदियों, कौन कौन, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा उनकी सहायक नदियों द्वारा हिमालय पर्वत को काटकर लाए गए अवसादों के निक्षेपण के फलस्वरूप बनाए। क्या, लाए गए अवसादों के निक्षेपण के फलस्वरूप बनाए, और अवसादों के निक्षेपण के फलस्वरूप बनाए। ये भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक विभाग है, साथ ही भारत का सबसे उपजाऊ क्षेत्र भी यही है। इसको गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान या भारत का उत्तर का विशाल मैदान कहा जाता है। देखिए इसके बाद जो ये वाला क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, ये प्रायद्वीपीय पठार है। क्या है, प्रायद्वीपीय पठार। पेनिनसुलर प्लेटो आपको दिखाई दे जाएगा, और पेनिनसुलर प्लेटो किस आकृति में दिखाई दे रहा है, त्रिभुज की शेप में आपको दिखाई दे रहा है। कौन सी शेप में दिखाई दे रहा है, त्रिभुज की शेप में। ये देखिए पेनिनसुलर प्लेटो त्रिभुज की शेप में आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है, प्रायद्वीपीय पठार। और प्रायद्वीपीय पठार के उत्पत्ति कैसे हुई, ये किन किन पठारों में, किन किन पर्वतों में आज की डेट में विभक्त है, डिवाइडेड है, इन सब पर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन करनी है आज की क्लास के अंतर्गत। इस प्रायद्वीपीय पठार के बगल में भी आपको हरा हरा क्षेत्र दिखाई देगा, जिसको पश्चिमी तटीय मैदान कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पश्चिमी तटीय मैदान, पश्चिमी तटीय मैदान। और इसके पूर्व में भी आपको हरा हरा क्षेत्र दिखाई दे रहा है, इसको पूर्वी तटीय मैदान कहा जाता है। क्या, पूर्वी तटीय मैदान, पूर्वी तटीय मैदान। और इन प्राकृतिक विभागों के अतिरिक्त द्वीपीय क्षेत्र और हैं। कौन कौन से, इधर आपको दिखाई दे रहे हैं लक्षद्वीप, और इधर दिखाई दे रहे हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह। यानी भारत को 5 प्राकृतिक विभागों में बांटकर देखा जा सकता है। कितने, 5 प्राकृतिक विभागों में बांटकर देखा जा सकता है। और पांचों प्राकृतिक विभाग आपके सामने आने वाले हैं। जो भी स्टूडेंट कह रहे हैं जूम कर लीजिए, मैं इसको जूम करूंगा, पहले आपको एक शॉर्ट में समझा रहा हूं। अगर मैं थोड़ा सा जूम करता हूं तो भारत का आधा भाग ही आप देख पाएंगे। पूरे भारत को देखना है तो थोड़ा सा आपको कष्ट उठाना पड़ेगा। इसके बाद जब मैं एक एक सेक्शन पे आऊंगा उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, तब मैं जूम करके ही आपको पढ़ाऊंगा, ये मेरा वायदा आपसे। तो थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। गुड्डी यादव जी, मैं बिल्कुल आपके कमेंट पढ़ पा रहा हूं और इसको जूम करूंगा, 1 या 2 मिनट का समय लगेगा। देखिए एक बार फिर से पांचों प्राकृतिक विभागों को देख लेते हैं, कौन कौन से 5 प्राकृतिक विभाग हैं भारत के अंदर। और जो पांचों प्राकृतिक विभाग हैं वो एक बार फिर से देखिए। मैंने अभी बताया कि भारत के उत्तर में, भारत का जो उत्तर है उस क्षेत्र में आपको एक पर्वत मिल रहा है, यानी कि उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र है ये, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। और उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र कौन सा प्राकृतिक विभाग है भारत का, पहला नेचुरल डिवीजन है। इसके बाद आपको ये वाला संपूर्ण क्षेत्र जो दिखाई दे रहा है हरा हरा, ये भारत का उत्तर का विशाल मैदान है। क्या है, उत्तर का विशाल मैदान। इसको गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान भी बोला जाता है, उत्तर का विशाल मैदान। और ये दूसरा प्राकृतिक विभाग हो गया आपका। तीसरा प्राकृतिक विभाग आपका ये आपके सामने, तीसरा प्राकृतिक विभाग प्रायद्वीपीय पठार है। क्या, पेनिनसुलर प्लेटो प्रायद्वीपीय पठार। और ये तीसरा प्राकृतिक विभाग है।
इसके अलावा चौथा प्राकृतिक विभाग, ये तटीय मैदान मैंने आपको बताए कौन कौन से, पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान। ये वाला पश्चिमी तटीय मैदान और ये वाला पूर्वी तटीय मैदान, यानी कि आपका वेस्टर्न और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, ये आपका कौन सा हो गया बताइए फटाफट से, चौथा प्राकृतिक विभाग हो गया ये। और इसके अलावा जो पांचवा प्राकृतिक विभाग बताए वो क्या है, द्वीप, आइलैंड्स, इधर लक्षद्वीप समूह, इधर अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और ये पांचवा प्राकृतिक विभाग है, यानी कि द्वीपीय क्षेत्र। ये क्या है, पांचवा प्राकृतिक विभाग। और पांचवा प्राकृतिक विभाग समझने के बाद अब हम सीधे चलेंगे कहां पर, सीधे एक एक प्राकृतिक विभाग की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन करनी है। आखिर इसका निर्माण कैसे हुआ, इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो कौन कौन से हैं, कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं और कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब तक पूछे जा चुके हैं। मैं उम्मीद करता हूं पांचों प्राकृतिक विभाग आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे, देख भी लिया होगा। सबसे पहले सबसे उत्तर में चलेंगे और चर्चा करेंगे हिमालय पर्वत की, कि हिमालय पर्वत किस प्रकार बना, किस प्रकार से इसकी संरचना हुई, क्या क्या महत्वपूर्ण तथ्य हैं, किन किन भागों में ये विभाजित है, इसकी चर्चा करेंगे। तो जितने भी स्टूडेंट आ चुके हैं, कुमार अमित जी, गुड्डी यादव जी, रूबी शर्मा जी, संध्या गुप्ता जी, सभी का क्लास में स्वागत है। सभी लोग एक केवल और केवल स्टडी पर ध्यान देंगे, अनावश्यक कमेंट पर कोई भी ध्यान नहीं देगा। और ध्यान रखें, अगर कोई भी व्यक्ति अनावश्यक कमेंट करता हुआ मिल गया तो उसको तुरंत ब्लॉक कर दिया जाएगा। चलते हैं, देखिए पांचों प्राकृतिक विभागों को समझने के पश्चात अब हम चलेंगे कहां, सबसे पहले उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र की ओर। ये देखिए, ये भारत के उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र है जो आपको दिखाई दे रहा होगा। क्या है, भारत के उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। और मैं उम्मीद करता हूं बहुत अच्छी तरीके से क्लियरली आपको ये दिखाई दे पा रहा होगा। क्या ये दिखाई दे रहा है, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र आराम से दिखाई दे रहा है। ये देखिए, ये पूरा के पूरा हिमालय पर्वत है। ये सारा के सारा जो क्षेत्र आप दिखाई दे रहे हैं, दे रहा है आपको, जो लाल लाल कलर से ट्रेस्ड है, ये सारा के सारा हिमालय पर्वत है। और हिमालय पर्वत के बारे में अभी अभी हमने चर्चा की थी। पहला पॉइंट क्या, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत, सबसे ऊंचा पर्वत, हाईएस्ट माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड कौन सा है, हिमालय पर्वत है। इसके बाद दूसरा पॉइंट जो इससे पूछा जा सकता है वो अभी अभी हमने चर्चा की, पश्चिम से पूर्व में, पश्चिम से पूर्व में, वेस्ट टू ईस्ट, पश्चिम से पूर्व विस्तार वाला सबसे लंबा पर्वत, सबसे लंबा पर्वत हमने चर्चा की थी आपके सामने। क्या चर्चा की थी कि विश्व का सबसे लंबा पर्वत कौन सा है, एंडीज, लेकिन उसका विस्तार कैसे, उत्तर से दक्षिण। अगर हम वेस्ट टू ईस्ट एक्सपेंशन वाला सबसे लंबा पर्वत देखें तो वो कौन सा हो जाता है, हिमालय हो जाता है। अब हमें चर्चा करनी है कि हिमालय पर्वत का निर्माण कैसे हुआ, और हिमालय पर्वत के अगर निर्माण की चर्चा करेंगे तो हमें चलना पड़ेगा प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी की ओर। किसकी ओर चलना पड़ेगा, प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी की ओर। गुड्डी यादव जी, कलर सही से नहीं दिख रहा है। वंदना अंबेडकर जी, चिंता न करें, कोई भी फालतू का कमेंट नहीं करेगा। और आप ज्यादातर फालतू के कमेंट पर ध्यान देने की बजाय पढ़ाई पर ध्यान लगाएं। आप अगर किसी का जवाब देंगी तो सही नहीं है। चलते हैं, जरा देखते हैं, कलर इससे बेहतर नहीं हो सकता, थोड़ा इसको और फोकस करने का प्रयास कर लें। इसके बाद देखते हैं जरा हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र की ओर, हिमालय की ओर, इसके अन्य तथ्यों की ओर चर्चा करते हैं। यानी कि हम चर्चा करते हैं कि ये किस प्रकार निर्मित हुआ। प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी की ओर चल रहे हैं। देखिए प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी क्या कहती है, प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी कहती है कि पृथ्वी का जो क्रस्ट है
वो कुछ टुकड़ों में विभाजित है। क्या है? पृथ्वी का जो क्रस्ट है, मान लीजिए ये पृथ्वी है और पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी परत है वो क्या कहलाती है? क्रस्ट। आपको मैंने पढ़ाया था पृथ्वी की आंतरिक संरचना, और पृथ्वी की आंतरिक संरचना में क्रस्ट, मेंटल, क्रोड, तीनों चीजों के बारे में आपको जानकारी हमने आपको दी थी, है ना। तो पृथ्वी की सबसे ऊंची परत, सबसे ऊपरी परत कौन सी है? क्रस्ट। और प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत क्या कहता है कि ये क्रस्ट कुछ टुकड़ों में विभाजित है। क्या है? कुछ टुकड़ों में विभाजित है, और ये टुकड़े क्या कहलाते हैं? प्लेट। क्या कहलाते हैं? प्लेट। और ये इसी सिद्धांत के अंतर्गत आपको बताया गया था, ये सभी प्लेटें दुर्बलता मंडल के मैग्मा के ऊपर तैर रही हैं। क्या कर रही हैं? दुर्बलता मंडल के मैग्मा के ऊपर इस प्रकार से तैर रही हैं, और तैरने के कारण इनमें आपसी गतिविधि हो रही है, और आपसी गतिविधि के कारण ही बहुत सारी विवर्तनिक घटनाएं घटित हो रही हैं, जैसे भूकंप, जैसे ज्वालामुखी, और विश्व में बहुत सारी चीजों को इनके माध्यम से समझाया जा सकता है, जैसे पर्वतों का निर्माण, जैसे द्वीपों का निर्माण, ज्वालामुखी द्वीपों का निर्माण, कटकों का निर्माण। ये सारी चीजों की जानकारी हम प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के द्वारा देते हैं। तो अब हमें चर्चा करनी है कि हिमालय पर्वत का निर्माण कैसे हुआ। देखिए बहुत ही संक्षेप में, बिल्कुल बहुत, आपका मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा और ज्यादा क्रिटिकल, ज्यादा जटिल तरीके से आपको पढ़ाऊंगा नहीं, बहुत ही सरलता के साथ मैं आपको बताता हूं हिमालय पर्वत का निर्माण कैसे हुआ। जरा देखिए, देखिए ऊपर एक प्लेट है और उसका नाम है यूरेशियन प्लेट। क्या? यूरेशियन प्लेट। मैंने आपको बताया था पृथ्वी के क्रस्ट में 6 बड़ी प्लेटें पाई जाती हैं। 6 कौन सी? 6। और 6 प्लेटों के नाम मैंने आपको बताया था पृथ्वी की आंतरिक संरचना के दौरान। ध्यान करिएगा जरा, और अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा हो तो एक बार पृथ्वी की आंतरिक संरचना वाले वीडियो को चलाकर जरूर देख लीजिएगा, सब कुछ एकदम क्लियर, सब कुछ हो जाएगा क्लियर। इसके बाद देखिए नीचे दूसरी प्लेट है, और दूसरी प्लेट कौन सी? इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। ये 2 प्लेट, और बीच में एक सागर हुआ करता था। कौन सा सागर हुआ करता था? टेथिस सागर। क्या? टेथिस सागर। इन दोनों प्लेटों के मध्य में एक सागर हुआ करता था, टेथिस सागर। ये जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, यूरेशियन प्लेट की ओर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, उत्तर पूर्व की दिशा में आगे बढ़ी। देखिए उत्तर पूर्व की दिशा में, और जब उत्तर पूर्व की दिशा में आगे बढ़ी तो ये टेथिस सागर के जो सेडिमेंट्स थे वो फोल्ड होकर तुरंत ऊपर आ गए, और एक पर्वत का निर्माण हुआ। उस पर्वत का नाम क्या है? हिमालय। क्या है? उस पर्वत का नाम क्या है? हिमालय, जो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत और पश्चिम से पूर्व में विस्तृत सबसे लंबा पर्वत है। आनंददायक मैंने एक्सप्लेनेशन आपके सामने की, बहुत अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास किया। कहीं भी कोई भी समस्या आपको आ रही है तुरंत कमेंट करके बताइए। रूबी शर्मा जी, राज ठाकुर जी, समझ में आया कि नहीं आया? चलिए चलते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। ये हिमालय पर्वत के निर्माण की जानकारी हो गई कि हिमालय पर्वत का निर्माण कैसे हुआ। 3 तथ्य मैंने हिमालय पर्वत के बारे में बताए। इसके बाद अब हम देखते हैं कि वर्तमान समय में जो हिमालय पर्वत है उसको कितनी श्रेणियों में बांट कर देखा जा सकता है, यानी कि कितने वो समानांतर श्रेणियों में विभक्त है। एक चीज और ध्यान रखिए, जब इसको समझाने से पहले एक और चीज समझाता हूं आपको हिमालय पर्वत के बारे में। देखिए हिमालय पर्वत में 2 मोड़ हैं, मोड़, सिंटेक्सियल बैंड, 2 अक्ष संघीय मोड़। पहला यहां नंगा पर्वत के पास, इस जगह पर देखिए, इस जगह पर एक मोड़ पड़ा हुआ है, और दूसरा चाइना में यहां नमचा बरवा के पास। कौन सा है ये? नमचा बरवा। पहला अक्ष संघीय मोड़ कहां पर? नंगा पर्वत के पास, और दूसरा अक्ष संघीय मोड़ यानी कि सिंटेक्सियल बैंड का नमचा बरवा के पास। और यहां पर देखिए हिमालय कुछ इस प्रकार से झुक गया है, और इस प्रकार से झुकने के कारण देखिए हिमालय जो है एक आकृति ले रहा है, विशेष आकृति। जरा फटाफट से उस आकृति का नाम बताइए। भगवान राम किसका प्रयोग करते थे रावण को मारने के लिए? धनुष का। तो हिमालय पर्वत ने क्या आकृति ली है? धनुषाकार आकृति। कौन सी? धनुषाकार। यानी कि हिमालय पर्वत वर्तमान समय में
धनुष की आकृति में। किसकी आकृति में? धनुष की आकृति में। जरा देख लीजिए एक बार फटाफट से। और धनुष की आकृति में क्यों है? क्योंकि इसमें दो जगह पर सिंटेक्सियल बैंड है, अक्ष संघीय मोड़ है। पहला कहां पे? नंगा पर्वत के पास, और दूसरा कहां? नमचा बरवा के पास। ये चीज आपको समझ में आई होगी। अच्छा, एक चीज और समझने का प्रयास करिएगा। चूंकि इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट उत्तर पूर्व दिशा में इस प्रकार ऊपर उठ रही है, ऊपर बढ़ रही थी, इसी कारण जो हिमालय का ये वाला जो पश्चिमी क्षेत्र है, ये क्षेत्र देखिए, इसको मैं दोबारा से अच्छी तरीके से समझाता हूं। देखिए, ये जो हिमालय का जो पश्चिमी क्षेत्र है, ये वाला, ये चौड़ा है। क्या ये? चौड़ा है, यानी कि चौड़ाई इसकी ज्यादा है। और अगर हम इसके पूर्व में जाएंगे, जैसे जैसे ईस्ट की ओर बढ़ेंगे, देखिए इस क्षेत्र में बढ़ेंगे, तो क्या है? ये सकरा होता चला जाएगा। देखिए, सकरा होता चला जा रहा है और इसकी ऊंचाई बढ़ती जा रही है। क्या बढ़ती जा रही है? हाइट बढ़ती जा रही है। माउंट एवरेस्ट, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, कंचनजंगा, ये चोटियां कहाँ हैं? हिमालय के पूर्वी भाग में। नमचा बरवा कहाँ है? हिमालय के पूर्वी भाग में। तो यानी कि ज्यादातर जो अगर हिमालय का डिवीजन करके देखा जाए तो हिमालय का जो पश्चिमी क्षेत्र है, कौन सा पश्चिमी क्षेत्र है, उसमें क्या है बताइए फटाफट? चौड़ा ज्यादा है वो। और अगर इसके पूर्व में जाएं, पूर्वी क्षेत्र की चर्चा करें, तो पूर्वी क्षेत्र क्या है? सकरा है, यानी कि चौड़ा कम है और ऊंचाई यहां पर ज्यादा है। अब आप कहेंगे गुरुजी ऊंचाई ज्यादा क्यों है, पश्चिमी भाग चौड़ा क्यों है? तो इसका रीजन जो है वो क्या है? इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का उत्तर पूर्व दिशा में आगे बढ़ना। अभी भी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट लगातार, देखिए इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट लगातार यूरेशियन प्लेट की ओर उत्तर पूर्व दिशा में आगे बढ़ रही है। और यही कारण है, इसको समझने का प्रयास करिए, ये यूरेशियन प्लेट, ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, और वो लगातार इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट उत्तर पूर्व दिशा में आगे बढ़ रही है। और यही कारण है हिमालय पर्वत का जो निर्माण है वो अभी भी जारी है। प्रतिवर्ष 5 सेंटीमीटर, कितना? 5 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष हिमालय का उत्थान जारी है। और हिमालय में विश्व की सर्वोच्च चोटियां जितनी है, टॉप 10 हाईएस्ट पीक्स, उनमें से ज्यादातर हाईएस्ट पीक्स हमारे हिमालय में ही मौजूद है। हमारा देश महान, और हमारे देश की रक्षा कौन करता है? हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत क्या है? विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत, पश्चिम से पूर्व में विस्तृत सबसे लंबा पर्वत, और विश्व की 10 सर्वोच्च चोटियों में से ज्यादातर सर्वोच्च चोटियों को धारण करने वाला पर्वत। ये कैसी आकृति में? धनुषाकार। भगवान राम का जन्म हुआ इस देश में, और इसीलिए इसने हिमालय पर्वत ने कौन सा रूप लिया? धनुष का आकार, जिससे लोग भगवान राम को हमेशा याद करते रहे। जब भी कोई ज्योग्राफी पढ़े, कोई स्टूडेंट हो या कोई वैज्ञानिक हो या विद्वान हो, वो भी भगवान राम को न भूले। इसीलिए हिमालय पर्वत ने धनुष की आकृति ले ली कि जब भी मुझे देखो तो राम को याद करो। जय श्री राम, फटाफट से एक बार बोल दीजिए आप भी। इसके बाद देखें, हिमालय पर्वत के बारे में बताया, पश्चिम में चौड़ा ज्यादा है और पूर्व में ऊंचा ज्यादा है। ऊंचा होने का कारण क्या है? क्योंकि अभी भी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट यूरेशियन प्लेट की ओर उत्तर पूर्व दिशा में आगे बढ़ रही है। मजा आ गया होगा फटाफट से। अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम आपको बताते हैं हिमालय पर्वत की जो समानांतर श्रेणी है ना, कितनी श्रेणियों में विभक्त है, उसकी चर्चा करने वाले हैं। पानी पी लूं जरा फटाफट से, है ना। आप कमेंट करते रहो, हौसला बढ़ाते रहो, जल्दी फटाफट शेयर कर दीजिए इसको, देर मत करिए, फटाफट से। जय श्री राम। कुछ स्टूडेंट्स की शिकायत रहती है कमेंट नहीं लेता हूं मैं। कमेंट बिल्कुल लूंगा वंदना भारती जी, अगर मुझे सुन पा रही हो तो आज मैं कमेंट पे विशेष ध्यान दे रहा हूं। चलिए, ओनली स्टडी जी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब हमें चर्चा करनी है आखिरकार ये हिमालय पर्वत किन समानांतर श्रेणियों में बटा हुआ है।
क्या चर्चा करनी है? किन समानांतर श्रेणियों में आपका हिमालय पर्वत बटा हुआ है। देखिए, अगर हिमालय पर्वत को बांटकर देखा जाए तो 4 समानांतर श्रेणियों में बटा हुआ है और चारों समानांतर श्रेणियों की चर्चा करेंगे। जरा जितने भी तथ्य मैंने यहां समझाए उनको एक बार लिख लेते हैं फटाफट से। देखिए, हिमालय पर्वत की हमने चर्चा की। क्या चर्चा की? हिमालय पर्वत की। क्या बताया कि भारत के सबसे उत्तर में जो प्राकृतिक विभाग है वो हिमालय का पर्वत है। और हिमालय पर्वत के बारे में क्या बताया? सबसे ऊंचा पर्वत है, सर्वाधिक ऊंचा पर्वत है विश्व का। और दूसरा पॉइंट क्या बताया इसके बारे में? पश्चिम से पूर्व विस्तार वाला। क्या? पश्चिम से पूर्व विस्तार वाला सबसे लंबा पर्वत है। सबसे लंबा पर्वत है कौन सा? हिमालय पर्वत। पश्चिम से पूर्व विस्तार वाला सबसे लंबा पर्वत भी हिमालय पर्वत ही है। और अगर सामान्यतः पूछा जाए कि सबसे लंबा पर्वत कौन सा है तो सबसे लंबा पर्वत हो जाएगा आपका एंडीज। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमने क्या बताया आपको कि हिमालय पर्वत के बारे में तीसरा तथ्य बताया, इसका निर्माण कैसे हुआ? इसका निर्माण हुआ इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के यूरेशियन प्लेट की ओर उत्तर पूर्व दिशा में आगे बढ़ने के फलस्वरूप टेथिस सागर, कौन सा सागर? टेथिस सागर के अवसादों के, टेथिस सागर के अवसादों के वलित होकर ऊपर उठने के कारण। वलित का मतलब फोल्ड होकर ऊपर उठने के कारण। अभी हमने चर्चा क्या की थी? ऊपर कौन सी प्लेट है? यूरेशियन प्लेट। और नीचे कौन सी प्लेट थी? इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के बीच में कौन सा सागर था? टेथिस सागर। और ये जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है कौन सी दिशा में आगे बढ़ी? उत्तर पूर्व दिशा में। और टेथिस सागर के अवसाद फोल्ड होकर कहाँ गए? ऊपर। और कौन से पर्वत का निर्माण हो गया? हिमालय। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से, देर ना करिएगा। स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट से। मैं उम्मीद करता हूं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमने क्या चर्चा की हिमालय पर्वत के बारे में? हमने चर्चा की कि हिमालय का जो पश्चिमी भाग है वो क्या है? ज्यादा चौड़ा है। और इसका जो पूर्वी भाग है वो क्या है? ज्यादा ऊंचा है। क्या है? ज्यादा ऊंचा। पश्चिमी भाग ज्यादा चौड़ा और पूर्वी भाग ज्यादा ऊंचा। क्यों? क्योंकि इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट अभी भी उत्तर पूर्व दिशा में आगे बढ़ रही है, जिससे कि अवसाद लगातार फोल्ड होते चले आ रहे हैं, कम होते चले आ रहे हैं और ऊंचे होते चले आ रहे हैं। यानी कि पूर्वी भाग में ऊंचाई ज्यादा और पश्चिमी भाग में चौड़ाई ज्यादा है। अनुपम भारद्वाज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं हम। जरा कमेंट पे पूरा फोकस है मेरा, किसी भी प्रकार से कोई भी अनियमितता नहीं होगी। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। और इसके बाद हमने हिमालय के बारे में क्या बताया था कि हिमालय पर्वत धनुषाकार आकृति में है। किसमें? धनुषाकार आकृति में मौजूद है। किसमें? धनुषाकार आकृति में मौजूद है। इसके पश्चात हम चर्चा कर रहे थे कि 4 समानांतर श्रेणियों में विभक्त है। कितनी श्रेणियों में विभक्त है? 4 समानांतर श्रेणियां, 4 पैरेलल समानांतर श्रेणियां।
4 समानांतर श्रेणियों में विभक्त है ये, और ये चारों समानांतर श्रेणियां कौन कौन सी हैं ये इसका नाम आप देख लीजिए फटाफट से, जरा स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट से, देखिए आगे बढ़ते हैं हम और आगे बढ़ते हैं। नंबर 1 समानांतर श्रेणी कौन सी है, जरा देखिए फटाफट से। नंबर 1 ट्रांस हिमालय, नंबर 1 ट्रांस हिमालय। नंबर 2 वृहद हिमालय, वृहद हिमालय, ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय। तीसरा लघु हिमालय या मध्य हिमालय यानी कि मिडिल हिमालय, और चौथी है शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय। ये 4 श्रेणियों में आपका हिमालय पर्वत मौजूद है, विभक्त है। पहला कौन सा, ट्रांस हिमालय, दूसरा वृहद या ग्रेट हिमालय, तीसरा लघु या मिडिल हिमालय, और चौथा शिवालिक हिमालय। इन 4 श्रेणियों में हिमालय पर्वत विभक्त है। 4 श्रेणियों में, कितनी श्रेणियों में, 4 श्रेणियों में विभक्त है। चलते हैं हम सीधे मैप की ओर, और मैप में हम आपको समझाएंगे कि शिवालिक कहाँ है, ट्रांस हिमालय कहाँ है, ग्रेटर हिमालय कहाँ है ना। इन सारी श्रेणियों की चर्चा हम किस पे करेंगे, मैप पे। देखिए जरा, ये मैप एक बार फिर से आपके सामने आ गया, एक बार फिर हिमालय पर्वत आपके सामने आ गया। देखिए सबसे पहले जो श्रेणी आ रही है वो इस क्षेत्र में है, देखिए जगह इस क्षेत्र में मौजूद है, और उस श्रेणी का नाम क्या भैया, उस श्रेणी का नाम है ट्रांस हिमालय। क्या, ट्रांस हिमालय। और ये जो ट्रांस हिमालय है वो कराकोरम, लद्दाख और जास्कर 3 श्रेणियों से मिलकर बनी है। एक श्रेणी कराकोरम, दूसरी लद्दाख और तीसरी जास्कर श्रेणियों से। ये कौन सी है, कराकोरम, दूसरी कौन सी, लद्दाख, और तीसरी कौन सी, जास्कर। कौन सी, जास्कर। यानी कि आपका जो ट्रांस हिमालय है वो कितनी श्रेणियों से मिलकर बनी है, कराकोरम, लद्दाख और जास्कर 3 श्रेणियों से मिलकर हिमालय की एक समानांतर श्रेणी बनी, और उसका नाम क्या है बताइए फटाफट से, उसका नाम क्या है, ट्रांस हिमालय। अब कुमार अमित जी शिवालिक को अभी समझाते हैं, विस्तार से समझाएंगे, आप चिंता न करें। सबसे पहले ट्रांस हिमालय को समझाएंगे, फिर वृहद हिमालय को समझाएंगे, फिर लघु हिमालय को समझाएंगे, और फिर शिवालिक हिमालय को समझाएंगे। आप निरंतर बस केवल और केवल क्लास देखते रहिए, सारी श्रेणियों को मैं समझाऊंगा, चिंता न करने की कोई जरूरत नहीं है। गौरव कुलश्रेष्ठ जी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्या बताया, कराकोरम, लद्दाख और जास्कर। कराकोरम श्रेणी को उच्च एशिया का मेरुदंड कहा जाता है, इस चीज को नोट कर लेना, ये आया हुआ क्वेश्चन है। क्या कहा जाता है इसको, कराकोरम श्रेणी को उच्च एशिया का मेरुदंड। मेरुदंड काफी ऊंची श्रेणी है, इसीलिए इसको उच्च एशिया का मेरुदंड कहा जाता है। द बोन मैरो ऑफ हाई एशिया। क्या कहा जाता है, बोन मैरो ऑफ हाई एशिया, उच्च एशिया का मेरुदंड इसको कहा जाता है। किसको, कराकोरम श्रेणी को। अच्छा आप बताइए, 2 चीज आप समझने का प्रयास करिए, भारत में मौजूद या भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है। आप आंसर लगाएंगे माउंट K2 या गॉडविन ऑस्टिन, और ध्यान रखिएगा माउंट K2 या गॉडविन ऑस्टिन नामक जो चोटी है वो कराकोरम का ही हिस्सा है। किसका, कराकोरम का। इसका नाम क्या है, माउंट K2, और इसकी ऊंचाई कितनी है, 8611 मीटर। कितनी, 8611 मीटर। किसकी, माउंट K2 की या गॉडविन ऑस्टिन की। इसके बाद आप बताइए, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा क्या है, भारत का सबसे ऊंचा गैप कौन सा है, और भारत का सबसे ऊंचा दर्रा भी आप बताएंगे, कराकोरम दर्रा है। और वो कराकोरम दर्रा भी कौन सा, कराकोरम दर्रा भी देखिए इस जगह पर, कराकोरम दर्रा भी कराकोरम श्रेणी का ही हिस्सा है। और कराकोरम श्रेणी किसका हिस्सा है, ट्रांस हिमालय का। यानी कि अभी अभी हमने आपको बताया 3 क्वेश्चन कराकोरम श्रेणी से बने। कितने क्वेश्चन बने, 3 क्वेश्चन कराकोरम श्रेणी से बने। पहला क्वेश्चन क्या बना, कैसे उच्च एशिया का मेरुदंड कहते हैं।
दूसरा क्वेश्चन बना क्या बना कि भारत की सर्वोच्च चोटी माउंट केटू या गॉडविन ऑस्टिन काराकोरम श्रेणी में ही मौजूद है। और तीसरा क्वेश्चन क्या बना कि भारत का सबसे ऊंचा दर्रा गैप वो कौन सा है, काराकोरम दर्रा, और काराकोरम दर्रा भी काराकोरम श्रेणी में ही स्थित है। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए अब जरा हम कंचनजंगा के बारे में बात करेंगे। अभी नेहा सिंह जी अभी आने वाला है कंचनजंगा, उसकी भी चर्चा करने वाले हम। तो माउंट केटू या गॉडविन ऑस्टिन की चर्चा की, जरा काराकोरम श्रेणी से बनने वाले जो क्वेश्चन है उनकी तो चर्चा कर लें, है ना। इसके बाद हमने क्या बताया था अभी, ट्रांस हिमालय, हिमालय पर्वत की सबसे बाहरी श्रेणी है कौन सी, ट्रांस हिमालय। और हिमालय पर्वत की जितनी 4 श्रेणियां मैंने बताई, उन चारों श्रेणियों में सबसे पहले जिस श्रेणी का निर्माण हुआ वो कौन सी है, ट्रांस हिमालय। कौन सी श्रेणी है वो, ये वाली श्रेणी, ट्रांस हिमालय, ये वाली श्रेणी। देखिए ट्रांस हिमालय का निर्माण हिमालय पर्वत की चारों श्रेणियों में सबसे पहले हुआ, और ट्रांस हिमालय काराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रेणियों से मिलकर बनी है। इनमें से काराकोरम श्रेणी सबसे महत्वपूर्ण है, जिससे 3 या 4 क्वेश्चंस मिलकर बनते हैं, जो मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। इन चारों पॉइंटों को जरा लिख के देख लेते हैं एक बार, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। सीधे फिर चर्चा करेंगे वृहद हिमालय की, और वृहद हिमालय के बाद लघु या मध्य हिमालय की। ट्रिक का समय भी आएगा, ध्यान रखिएगा, जाइएगा नहीं। आज एनवायरमेंट से, आज मैं करंट से संबंधित 1-2 पॉइंट आपको बताने वाला हूं, जो भारत में अभी अभी पिछले 2019 और 2020 में भारत से संबंधित जो परिवर्तन हुए उनको बताने वाला हूं। कहीं जाइएगा नहीं, चलते रहे, चलते हैं जरा फटाफट से हम लोग देख लेते हैं क्या, इन तथ्यों को लिखकर देख लेते हैं। 4 श्रेणियां, चारों श्रेणियों में सबसे पहले कौन सी श्रेणी की चर्चा की मैंने, ट्रांस हिमालय। और ट्रांस हिमालय से क्या क्या तथ्य बन सकते हैं, इनकी चर्चा करते हैं। देखिए कौन सा हिमालय, ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय के बारे में पहला क्वेश्चन मैंने क्या बताया, पहला पॉइंट क्या बताया, जल्दी फटाफट से बताइए आप। पहला पॉइंट बताया हिमालय की सबसे उत्तरी श्रेणी, हिमालय की सबसे उत्तरी श्रेणी, सबसे उत्तरी श्रेणी कौन सी है बताइए फटाफट से, ट्रांस हिमालय है। अच्छा दूसरा पॉइंट इससे संबंधित क्या बताया, चारों श्रेणियों में, चारों समानांतर श्रेणियों में, चारों समानांतर श्रेणियों में सबसे पहले इसी का निर्माण हुआ, इसी का निर्माण हुआ। चारों समानांतर श्रेणियों में सबसे पहले इसी श्रेणी का निर्माण हुआ है, ध्यान रखिएगा। और ये भारत की हिमालय पर्वत की सबसे उत्तरी श्रेणी है। बहुत बहुत धन्यवाद सुधरेश सिंह जी, खुशबू मौर्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। वंदना भारती जी आपकी कमेंट मैंने देख ली, आपने जो कमेंट की थी मुझे उस पर पूरा ध्यान है, आप चिंता न करें, आप पढ़ाई पर ध्यान दें। तीसरा, चारों समानांतर श्रेणियों में सबसे पहले जिस श्रेणी का निर्माण हुआ वो कौन सी है, ट्रांस हिमालय। कितनी श्रेणियों से मिलकर बनी है ये बताइए फटाफट से, काराकोरम, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, इन 3 श्रेणियों से मिलकर आपकी कौन सी श्रेणी बनती है फटाफट से बताइए। इन 3 श्रेणियों से मिलकर बनी आपकी ट्रांस हिमालय। क्या मिला, ट्रांस हिमालय। और आप बताओ काराकोरम श्रेणी से जो क्वेश्चन बनने हैं वो कौन कौन से बताए थे, अभी मैंने बताया। उच्च एशिया का मेरुदंड, उच्च एशिया का मेरुदंड इसको बोला जाता है। दूसरा पॉइंट जो काराकोरम श्रेणी से बनता है वो क्या है, भारत की सबसे ऊंची चोटी माउंट केटू या गॉडविन ऑस्टिन। क्या, गॉडविन ऑस्टिन, जिसकी ऊंचाई कितनी है फटाफट से बताइए, 8611 मीटर। वो कहां पर स्थित है, काराकोरम श्रेणी में। इसके बाद भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा बताया, काराकोरम दर्रा। और काराकोरम दर्रा जो भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है वो कौन सी श्रेणी में, काराकोरम श्रेणी में ही वो दर्रा है। जरा फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए। ये क्वेश्चंस ट्रांस हिमालय से बने, यानी कि ट्रांस हिमालय से जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो ये वाले क्वेश्चन बन सकते हैं जो आपके सामने हैं, आपके सामने मौजूद हैं। जरा फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए। और अब हम सीधे नक्शे पर चलेंगे और नक्शे पर चर्चा करेंगे हम दूसरी महत्वपूर्ण श्रेणी की,
पहली श्रेणी अभी अभी हमने बताई थी आपको, कौन सी श्रेणी थी बताइए फटाफट से। पहली श्रेणी थी आपकी ट्रांस हिमालय। कौन सी? ट्रांस हिमालय। इसके बाद जो दूसरी महत्वपूर्ण श्रेणी है, कौन सी श्रेणी? दूसरी महत्वपूर्ण श्रेणी जो है उसका नाम क्या है फटाफट से देखिए, उसका नाम है ये वाला, ये श्रेणी देखिए यहां से ये, और इस श्रेणी का नाम है वृहद हिमालय। क्या नाम है इसका? वृहद हिमालय। ये हिमालय पर्वत की दूसरी महत्वपूर्ण श्रेणी है ये, और इस दूसरी महत्वपूर्ण श्रेणी का नाम क्या है फटाफट से देखिए एक बार। इस दूसरी श्रेणी का नाम है वृहद हिमालय। क्या है? वृहद हिमालय या ग्रेटर हिमालय। और जैसा कि आप नाम से ही समझ गए होंगे, ये हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची श्रेणी है। इन चारों समानांतर श्रेणियों में जो श्रेणी हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची श्रेणी है, उस श्रेणी का नाम क्या है? वृहद हिमालय या ग्रेटर हिमालय। इसकी जो औसत ऊंचाई है वो 6000 मीटर है। कितनी? 6000 मीटर। और विश्व की टॉप 10 सर्वोच्च चोटियों में से ज्यादातर उच्च चोटियां इस वृहद हिमालय में ही स्थित है। आपने नाम सुन रखा होगा नंदा देवी। मैंने सुपरडेट वाला जो शाम को 20 क्वेश्चंस पे चर्चा करते हैं हम लोग, उसमें आपको नंदा देवी 2 बार पूछा है। विश्व की 23वीं सर्वोच्च चोटी, और माउंट केटू और कंचनजंगा के बाद भारत की तीसरी सर्वोच्च चोटी कौन सी? नंदा देवी। तो नंदा देवी, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा, ये जितनी भी टॉप 5 मैंने चोटियां बताई, वो पांचों हाईएस्ट पीक्स जो है वो इसी वृहद हिमालय में स्थित हैं। किसमें? वृहद हिमालय में स्थित हैं। जरा उनको देखिए फटाफट से कौन कौन सी हैं। मैंने अभी आपके सामने चर्चा की। फटाफट से जरा देख लीजिए, ये आपका वृहद हिमालय है, और वृहद हिमालय में देखिए इस जगह पर, यहां पर कौन सी जगह? उत्तराखंड में एक उच्च चोटी है जिसका नाम क्या है? नंदा देवी। क्या नाम है? नंदा देवी। इसके बाद हम थोड़ा आगे बढ़े तो यहां पर नेपाल साइड में आपको देखने को मिलेगी, इस जगह पर देखिए, इस जगह पर आपको देखने को मिलेगी क्या? धौलागिरी। धौलागिरी। फिर इसके बगल में ही आपको मिलेगी अन्नपूर्णा। क्या? अन्नपूर्णा। फिर उसके बाद उसके बगल में आपको मिलेगी माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट। और आप जानते हैं माउंट एवरेस्ट विश्व की सर्वोच्च चोटी है। क्या? विश्व की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। विश्व की सबसे ऊंची चोटी 8850 मीटर इसकी ऊंचाई। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8850 मीटर, और विश्व की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। और इसके बाद इस क्षेत्र में आप जाएंगे, किसमें? सिक्किम वाले क्षेत्र में, तो यहां पर आपको मिलेगी क्या? कंचनजंगा। कंचनजंगा। और कंचनजंगा की ऊंचाई कितनी? 8586 मीटर। कितनी? 8586 मीटर। ये भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी है। पहली कौन सी है? माउंट केटू या गॉडविन ऑस्टिन। और दूसरी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? कंचनजंगा। देखिए अगर क्वेश्चन में आता है भारत की सर्वोच्च चोटियां कौन सी हैं, और अगर माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा दोनों ही विकल्पों में, तो फिर आप माउंट केटू को लगाएंगे ऑप्शन में। और अगर इन दोनों में से कोई एक है, साधारणतः या माउंट केटू या गॉडविन ऑस्टिन दिया जाता है, और या कंचनजंगा दे रखा होता है। और आप ध्यान रखिएगा, यूपी टेट परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है। तो नंबर 1 माउंट केटू या गॉडविन ऑस्टिन, और नंबर 2 कंचनजंगा। ध्यान में समझ में आया कि नहीं आया? तो विश्व की ज्यादातर उच्च चोटियां किस श्रेणी में? वृहद हिमालय। वृहद हिमालय क्यों फेमस है? क्योंकि ये हिमालय पर्वत की सर्वोच्च श्रेणी है। इसकी औसत ऊंचाई कितनी? 6000 मीटर। और कौन सी उच्च चोटी है इसके अंतर्गत है? नंदा देवी, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा। जरा फटाफट से एक बार लिख कर देख लेते हैं ना, है ना? इन चीजों को लिख कर देख लेते हैं। आप कहेंगे गुरुजी लिखाते तो हो नहीं, इसीलिए पहले लिख लो।
देखिए दूसरी हमने अभी भी आपको बताया हिमाद्री या वृहद हिमालय, वृहद हिमालय या ग्रेट हिमालय, ये जो है हिमालय की दूसरी समानांतर श्रेणी है ट्रांस हिमालय के बाद। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, ये हिमालय की सर्वोच्च श्रेणी है, हिमालय की सर्वोच्च श्रेणी है, सर्वोच्च श्रेणी है। और अभी अभी हमने चर्चा की थी कि चारों श्रेणियों में सबसे पहले जिस श्रेणी का निर्माण हुआ वो श्रेणी कौन सी थी? ट्रांस हिमालय। और इसका निर्माण ट्रांस हिमालय के बाद हुआ, ट्रांस हिमालय के बाद, ट्रांस हिमालय के बाद इस श्रेणी का निर्माण हुआ, श्रेणी का निर्माण हुआ, निर्माण हुआ। जल्दी से फटाफट से बताइए, इस श्रेणी की औसत ऊंचाई कितनी बताई थी मैंने? औसत ऊंचाई मैंने बताई 6000 मीटर। कितने मीटर? 6000 मीटर। और इसके बाद मैंने इस बृहद हिमालय में क्या बताया कि ज्यादातर उच्च चोटियां इसके अंतर्गत हैं। और उन उच्च चोटियों में नाम क्या क्या बताए थे मैंने? नंदा देवी, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा, कंचनजंगा। इन हाईएस्ट पीक्स के बारे में मैंने बताया। और ये सारी की सारी हाईएस्ट पीक्स किस श्रेणी के अंतर्गत हैं? बृहद हिमालय, ग्रेटर हिमालय के अंतर्गत है। आप जल्दी से फटाफट से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये बृहद हिमालय से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। और चूंकि समय आगे बढ़ रहा है, समय बाबू निकलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं स्पीड से, मुझे पढ़ाने का मौका नहीं दे रहे। और इसीलिए आप कहेंगे गुरुजी आज आपने कोई टेबल नहीं कराई, कहेंगे आज हमको आपने कोई ट्रिक नहीं दी। और अभी अभी आप बताने वाले थे करंट से संबंधित एक 2-4 पॉइंटों को बताऊंगा, वो भी नहीं बताए। तो हम सीधे उन्हीं बिंदुओं पर चलते हैं। हम लघु या मध्य हिमालय की चर्चा करेंगे कल की क्लास में। किसमें चर्चा करने वाले? लघु या मध्य हिमालय की चर्चा करने वाले कल की क्लास में। तो कल की क्लास देखना ना भूलिएगा। भारत का प्राकृतिक विभाजन पार्ट 2 चलेगा। क्या चलेगा? पार्ट 2 चलेगा कल की क्लास में। और अब हम आज के टपकों की ओर चलते हैं। किसकी? टपका, ट्रिक्स, मिसलेनियस, इनकी ओर चलते हैं, बढ़ते हैं आगे। चलिए देखते हैं। वंदना भारती जी, जितने भी स्टूडेंट इस समय क्लास में, गौतम सिंह राजपूत जी एक बार फटाफट से, रवि शर्मा जी एक बार फटाफट से वीडियो को वायरल कर दो, वायरल शेयर कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को कनेक्ट करो भाई, पुण्य का काम करो। इसको पुण्य को काम के करोगे तो आप ये समझ लो गरीबों के कल्याण में सहभागिता अपनी जताओगे। जरा फटाफट से चलते हैं। देखिए ये भारत और भारत के संबंध में ज्यादातर चीजों की चर्चा कल हमने की थी। बहुत सारे राज्य आपको दिखाई दे रहे होंगे, जम्मू कश्मीर। अब आप ये मत कहना जूम कर दो, जूम नहीं करूंगा। पूरे भारत के बारे में सामान्य जानकारी बता रहा हूं, इसलिए जूम नहीं करूंगा। वो जहां पर आपको जम्मू कश्मीर और लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली इत्यादि राज्य आपको दिखाई दे रहे हैं। अब एक क्वेश्चन आ सकता है भैया कि भारत में वर्तमान समय में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? आप अगस्त 2019 से पहले इसका आंसर लगाते थे 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश। लेकिन अगस्त 2019 के बाद स्थितियां चेंज हुई और वर्तमान समय में भारत के अंतर्गत जितने राज्य बचे हैं उनकी संख्या कितनी? 28। और जितने केंद्र शासित प्रदेश बचे हैं उनकी संख्या कितनी? 8। आप कहो गुरुजी 9 हो गए, 7 और जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 हो गए, 9, 8 कैसे हो गए? 8 को समझने का प्रयास करें। देखें वर्तमान समय में भारत में अगर राज्यों की चर्चा करें तो भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। क्या है? 8 केंद्र शासित प्रदेश है। 28 राज्य, 7 केंद्र शासित प्रदेश, वो सॉरी 8 केंद्र शासित प्रदेश ये है इस समय। और उन केंद्र शासित प्रदेशों का नाम क्या है? कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश बढ़े, कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश घटे, इस चीज पर हमको चर्चा करनी है। देखिए 5 अगस्त
5 अगस्त 2019 को एक महत्वपूर्ण घोषणा भारतीय संसद से की गई। और भारतीय संसद से क्या महत्वपूर्ण घोषणा हुई कि जम्मू कश्मीर अब एक केंद्र शासित प्रदेश होगा। जो धारा 370 थी उसके ज्यादातर क्लॉजेस निरस्त कर दिए गए 5 अगस्त 2019 को, और घोषणा की कि जम्मू कश्मीर अब एक केंद्र शासित प्रदेश होगा। और जम्मू कश्मीर के 2 टुकड़े कर दिए गए, एक टुकड़ा जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख हो गया। यानी कि यहां पर 5 अगस्त 2019 को 2 नए राज्यों की घोषणा की गई, पहला जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश और दूसरा लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश। इस तिथि को विशेष ध्यान रखिएगा, इस बार यूपी टेट परीक्षा में इस तिथि से संबंधित क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं इसको विशेष ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। और ये दोनों के दोनों राज्य अस्तित्व में कब आए, घोषणा कब हुई 5 अगस्त 2019 को, और ये अस्तित्व में कब आए 31 अक्टूबर, कब 31 अक्टूबर 2019 को। यानी कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश अस्तित्व में कब आए 31 अक्टूबर 2019, और इनके अस्तित्व में आने की घोषणा कब की गई 5 अगस्त 2019। तो 2 केंद्र शासित प्रदेश नए बन गए, 7 और 2 कितने हो गए 9। लेकिन 27 नवंबर 2019 और 3 दिसंबर 2019 की तिथियां भी आप याद कर लीजिएगा, जब दादरा नगर हवेली और दमन दीव विलय अधिनियम पारित किया गया। और दादरा नगर हवेली और दमन दीव विलय अधिनियम राज्यसभा और लोकसभा से कब पास हुआ 27 नवंबर 2019 और 3 दिसंबर 2019। इसे क्या कहा गया, दादरा नगर हवेली और दमन दीव विलय अधिनियम 2019। दादरा नगर हवेली और दमन दीव कहाँ है, देखिए इस जगह पर है, ये वाला ये क्षेत्र, ये दमन दीव है और ये दादरा नगर हवेली है। इन दोनों, ये पहले दोनों अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे, लेकिन सरकार ने दादरा नगर हवेली व दमन दीव विलय विधेयक 2019 के द्वारा दादरा नगर हवेली और दमन दीव दोनों को एक कर दिया। और ये इसकी घोषणा तो हो गई 27 नवंबर और 3 दिसंबर को, लेकिन ये अस्तित्व में कब आया, यानी कि दोनों का विलय वास्तविक रूप से पूर्ण कब हुआ 26 जनवरी 2020 को। कब हुआ 26 जनवरी 2020 को। तो 3 तिथि आपको याद रखनी है, एक तिथि 26 जनवरी 2020, दूसरी तिथि 31 अक्टूबर 2019 और तीसरी तिथि 5 अगस्त 2019। इस चीज को आप भूल मत जाना, ये अगर भूल गए तो पैरों पे कुल्हाड़ी मारोगे। इससे क्वेश्चन बनेगा इस साल यूपी टेट परीक्षा में आने वाला एक महत्वपूर्ण टपका है जो आज की क्लास में मैंने आपको दिया है। इसको एक बार फटाफट से लिख लेते हैं जरा। तो मैंने अभी आपको बताया क्या, 5 अगस्त 2019 को क्या हुआ, जम्मू कश्मीर व लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बनाने की घोषणा और 31 अक्टूबर 2019 को क्या हुआ, जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश बन गए, केंद्र शासित प्रदेश बन गए। ठीक है भैया, 2 केंद्र शासित प्रदेश बन गए, कौन कौन से, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। इसके बाद 26 जनवरी 2020 को क्या हुआ, 26 जनवरी 2020 को क्या हुआ, दमन दीव और दादरा नगर हवेली ये दोनों एक केंद्र शासित प्रदेश हो गए। और वर्तमान स्थिति क्या है, वर्तमान स्थिति यह है कि भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 8 क्या है, केंद्र शासित प्रदेश हैं। फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी से जल्दी
जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये बहुत बड़ा टपका समझ लीजिए, आज की क्लास से एक क्वेश्चन आपका फाइनल हो गया। यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट, इन तीनों एग्जाम्स में इस सेक्शन से, इस स्क्रीनशॉट से क्वेश्चन बनने की पूर्ण संभावना है, ध्यान रखिएगा आप। और अब आप कहेंगे गुरुजी 8 केंद्र शासित प्रदेशों के नाम हमको याद नहीं होते, तो उन नामों को याद करा के छोड़ूंगा मैं, आपका बड़ा भाई। ये समझ लीजिए, इन 8 राज्यों की नामों को 1 मिनट में याद करा दूंगा। और किस प्रकार से? ट्रिक के माध्यम से। तो आज की ट्रिक, लास्ट चीज देखिए, भारत के केंद्र शासित प्रदेश, भारत के 8 केंद्र शासित प्रदेश, और भारत के 8 केंद्र शासित प्रदेशों को याद करने की जो ट्रिक है वो देखिए। देखिए, जल, दिल दे दो आप, यानी कि जल किसी व्यक्ति का नाम है और इससे कहा जा रहा है कि आप दिल दे दीजिए फटाफट से। ज फॉर जम्मू कश्मीर, ल फॉर लद्दाख, दिल फॉर दिल्ली, दे दो का मतलब दमनदीव और दादरा नगर हवेली, दमनदीव व दादरा नगर हवेली, इसके बाद आ फॉर अंडमान निकोबार, और प फॉर पौंडीचेरी, पौंडीचेरी। देखिए जरा कितने हो गए, 1 2 3 4 5 और 6, यानी कि आप कहेंगे 2 केंद्र शासित प्रदेश बचे, और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के लिए यहां एक शब्द और जोड़ लीजिए, उसका नाम है चलो। यानी कि जल से कहा जा रहा है कि जल दिल दे दो आप, चलो फटाफट से। च फॉर चंडीगढ़, और लो फॉर लक्षद्वीप। और इन 8 राज्यों के नाम आप इस ट्रिक से याद कर सकते हो। और 8 राज्य जो मैंने आपके सामने लिखे, ये सभी केंद्र शासित प्रदेश हैं। यानी कि जल दिल दे दो आप, चल के और फटाफट से चलिए। और इस एक छोटी सी लाइन को आप याद कर लो, 8 केंद्र शासित प्रदेश आपको याद हो जाएंगे। उम्मीद करता हूं क्लास बेहद शानदार लगी होगी आपको। आज की क्लास में एक ट्रिक भी दी, एक टपका भी आपको बताया, यानी कि करंट से संबंधित मुद्दे को भी अपने आपको बताया जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और भारत के प्राकृतिक विभाजन की चर्चा भी हुई। यहां से आगे जो आज भारत का प्राकृतिक विभाजन मैंने छोड़ा है, यहां से आगे प्राकृतिक विभाजन की चर्चा करेंगे कल की क्लास में। तब तक हम आपसे विदा चाहते हैं। आपने जो बहुमूल्य समय हमें दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से, हृदय से आभार। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।